हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे। अब तो पढ़ रहे होंगे यार। पढ़ना तो पड़ेगा, न तो मोए मोए होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी को रोकने के लिए आज का हमारा एक वीडियो है जो काम होने वाला है। किस चीज़ का? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उससे पहले, अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, ये लाइन तो आपको भी याद ही हो गया होगा। तो इस चैनल को सिंपल सा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस आए तुम तक पहले सबसे पहले पहुँचें। और मैं अब कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियोस अपलोड किया जाए और उसमें एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए और तुम उसको करो ताकि तुम्हारा एक एक नंबर हर एक वीडियो से तुम्हें फ़ायदा मिले। मेरा यही मकसद रहता है, चाहे वो क्या बोलते हैं, क्विज़ वगैरह हो, टेस्ट वगैरह हो। नेक्स्ट टेस्ट बहुत ही यूनिक होगा, एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा। 40 क्वेश्चंस का होगा। आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो जाके वोट दो, तुमको किस सब्जेक्ट का चाहिए या फिर दोनों चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, हमने इससे पहले ऑब्जेक्टिव इस भी जो हम लोग करेंगे, जिससे सब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, जिसमें आपको 5 नंबर 2 नंबर सब कुछ अभी मिलेगा। आज के वीडियो में कंप्लीट खबर करके आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। वीडियो चैनल को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने यार दोस्त जो भी है जिनको इंग्लिश मीडियम है उनको शेयर करना, ठीक है। हिंदी मीडियम वगैरह को शेयर करके कोई फ़ायदा तो नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल का नाम वगैरह तो याद ही रख सकते हो। आज की वीडियो में देखो क्या क्या है। देखो सिंपल सा साइंस का क्वेश्चन, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुमने पहले ही लगाया, बहुत लोगों का अच्छा आया रिस्पॉन्स और बहुत लोगों ने आंसर भी दिया, तो तुम लोग देखा करो। अगर तुमने नहीं देखा ऑब्जेक्टिव तो जाके देख लेना, ठीक है। मैं आई बटन पर दे दूँगा, ठीक, जाके तुम देख लेना, या फिर मुझसे बोलना कि भैया लिंक दे दीजिए, मैं दे दूँगा, या फिर चैनल पे जाना, होम पेज पे जाना, तुमको देखने मिल जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट वीडियो, ओके। आज हम लोग करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से आता है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और जितना तो आपका आता है। इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन रहेगा। हमारे चैनल का नाम ही है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। चलिए फटाक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज से टोटल 17 पेजेस है। इधर कुछ है नहीं है, इधर कुछ नहीं है। चलो 1 से लेके स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, और ये जो नोट्स है मैंने उसी नोट्स का जो हमने नोट्स पढ़ा उसी से आंसर है। डायरेक्ट आप अगर नोट्स पढ़े होंगे उसमें सारा का सारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम बचाया। लेकिन क्वेश्चन आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपके पास नोट्स होगा, आप अपने ये मत करना कि अलग से क्वेश्चन आंसर वाला कॉपी बनाना। नोट्स अगर है तुम्हारे पास, सिंपल सा उस नोट्स पर तुम ऐसे टिक लगाते हुए चलना, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। बस ज़्यादा का मतलब 5 जगह 10 जगह लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। वही तो जगह जहाँ पे आपका है नोट्स वगैरह, उसी पे टिक लगा के काम कीजिए, ठीक है। और एक बात, आप NCERT साइंस या हो या मैथ हो या अभी तो फिलहाल SST भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल के लिए एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, ठीक है। एक NCR सेशन होगा जिसमें आपको कंप्लीट कुछ करा दिया जाएगा। NCR सेशन है क्या वो लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल लेकिन आप NCERT का क्वेश्चन ज़रूर लगाना, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। आपसे इस तरह कैसे बनता है, आपको वो NCERT का वो एक तो टेबल याद होना चाहिए, वो 2 वाला टेबल बिल्कुल नहीं, ठीक है। कहाँ पे रखेंगे इमेज, कहाँ बनेगा, तो उसी से बस क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, वर्चुअल इमेज आपको थोड़ा बना के दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बना के मैंने दिखा दिया बहुत अच्छे से। तो कैसा बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज, कैसा बनेगा, पोजीशन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा, ऑन द बेसिस दिस पोजीशन दिस लेंस नॉन एज मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। और आपको सिंपल सा एक बार डायग्राम भी बना के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको बनाना था, किसके बोला, फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस कैसे हो सकता है, कनकेव मिरर दे दे लेंस की जगह, हो सकता है कन्वेक्स की जगह कनकेव हो जाए, लेंस या मिरर कुछ भी दे दे, तो आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान दे के रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक। कहाँ कब कैसे कहाँ बनता है, पोजिशन नेचर वगैरह आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, उसी चैप्टर से क्वेश्चन है सिंपल, बहुत इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर कितना, 20 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ
अगर न्यूमेरिकल्स आएगा ना तो ये चैप्टर में इसी टाइप का आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। देखो कितना ईजी है, ये तो अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। किसी वे में तुम लिखना, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप मत लिखना, तुम उतना भी मत लिखना, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा तुमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। जो दिया उसी को लिखो पहले। द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिखा। अब तुमको क्या चाहिए, फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ। तो तुम जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, r/2 रेडियस बाई 2। रेडियस का वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, तो बस 20 को यहाँ पुट करो और 2 से डिवाइड करो, 2 10 जा खत्म। 10 सेंटीमीटर का अपना आ गया फोकल लेंथ, इसी टाइप का आएगा। या तो कभी कभी तुम्हें सिंपल से क्या दे देगा पता है, तुमको रेडियस निकालने दे देगा, रेडियस बता दो, ठीक है। और ज़्यादा एकदम बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। फोकल लेंथ तुम्हारा, मान लो फोकल लेंथ तुम्हारा दे दिया 10 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तुम लोग आंसर देना, ठीक है। अभी अगर फोकल लेंथ तुम्हारा दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुमको क्या बताना है, इस बार रेडियस बताना है। तब तुम कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा क्या, हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे F=r/2 पढ़े हैं। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो ये जो मल्टीप्लाई है, इधर 2 इधर आकर मतलब डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू एफ कर दीजिएगा, एफ का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 2 इंटू 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप इधर उधर पलट करके निकाल सकते, कोई भी पूछ लेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई उधर जाके अपना डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, इतना तो मैथ आ ही जाता होगा, ठीक है। मैं तो बहुत दिन से मैथ यूज़ नहीं किया, ठीक है। मेरा मैथ था बट मैंने हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा मिरर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि कौन सा मिरर है, नेम द मिरर विच कैन फॉर्म करता है इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आपके देखो ऑब्जेक्टिव के लिए वो तो क्वेश्चन बन ही सकता है, साथ साथ में सब्जेक्टिव में पूछ लिया तो लिखेंगे कनकेव मिरर। लेकिन कनकेव लिखने से क्या काम चलेगा, नहीं। तो नाम लिख के थोड़ा सा लिखे, कनकेव मिरर विच कैन फॉर्म इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सारा का सारा भी फिलहाल हम लोग 2 मार्क्स का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लिख लिया था मैंने। सिग्निफिकेंस बताओ यार सोलर एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी का तुम क्या क्या सिग्निफिकेंस बता सकते हो, आसपास में देखो। रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इकोनॉमिक है, बेनिफिट है, एनर्जी इंडिपेंडेंस है। ये कुछ 4 पॉइंट तुम्हें 2 नंबर के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है, बिल्कुल काफ़ी रहेगा। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी का याद करके रखना, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताया ना, तो देखो क्वेश्चन आया है, ठीक है। लाइट बताया था तुम्हें, देखो आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, ऐसे ही नहीं बता दिया, उसमें देखा कि किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अब आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी से ओम्स लॉ वगैरह, तुम इसको तो याद ही रख सकते हो। मैंने इधर मतलब कि ये वाला ना रात हो गया था, मतलब लिखते लिखते 2 बज गया था, मतलब खोजते क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करते करते, लेकिन फिर से मैं सुबह उठ के ये बनाया और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल क्वेश्चन अब टाइपिंग वाला मिलेगा, व्हाट इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से क्या समझते हैं, ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट, ठीक है। वी इक्वल टू वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास नोट्स है उसमें ओम्स लॉ का डेफिनेशन चेंजेस है तो ऐसा मत करना, तुम ये तो याद कर लो, तुम्हारे पास जो है उसको याद करो, ठीक है। क्योंकि तुमने बहुत बार उसको रिवीजन किया हुआ है, फिर तुम चेंज करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो तुमने याद रखा उसी को याद रखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर याद करो, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देयरफॉर वी इक्वल टू आई, आर आई होता है, आर यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। आर डिपेंड करता है किस पे, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे, ऑल्सो मटेरियल पे, और ऐसा यूनिट का होता है ओम होता है, ठीक है। ये कुछ इतना सारे बातें, उतना भी लिखने का ज़रूरी नहीं था, आप यहाँ तक भी लिख सकते थे, अब इक्वल टू आई आर भी लिख सकते थे, यहाँ तक भी लिख के काम कर सकते हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है। चलो अगर ज़्यादा बता दिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओम्स लॉ को अच्छे से डिफाइन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपका, डिफाइन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे, ग्रीन हरा भरा घास वाला घर को ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे, लेकिन गैस वाला नहीं। देखो यहाँ देखो, डिफाइन करना है आपको ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस एक गैस होता है जो एब्जॉर्ब करता है एंड इमिट करता है रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल infrared rays causing the greenhouse effect. The main gases are responsible for greenhouse effect. वो क्या है, फर्स्ट बिन मीथेन, उसके बाद जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मोस्ट क्वांटिटीज ऑफ द एटमोसफेयर, और सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग इन द एटमोसफेयर ड्यू टू द इंक्रीजिंग बर्निंग फॉसल फ्यूल। ये अपना डिफाइन ग्रीन हाउस गैस, ठीक। इससे और 1-2 क्वेश्चन पता कैसे बोलेगा। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा गैस आता है, सिंपल सा, तुमको यहाँ मीथेन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला और तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इंक्रीज कौन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको ऑब्जेक्टिव में ये 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है, कौन सा गैस आता है, ठीक है। ये अपना ग्रीन
हाउस गैस में। ठीक, चलो उससे कैसे बचा जा सकता है ये सब वगैरह भी तुम थोड़ा बहुत इसको देखते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाई बल्ब इज़ फिल्ड विद इनर्ट गैस। अपना जो बल्ब होता है वो इनर्ट गैस से क्यों फिल होता है। ठीक है, चलो कभी कभी ना जो आंसर में नाम जो है उसको दे देगा आपको, ठीक है, फिर बोलेगा वाई, क्यों। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमने एनसीईआरटी में क्या होगा। देर यहाँ देखो, द एलिमेंट ऑफ बल्ब हीटेड इन हाई टेम्परेचर एज दिस इज व्हाट काउजिंग ऑफ लाइट, द हाई लाइट इंक्रीज a chemical reaction if bulb were left full of air. The element would quickly react with the oxygen and the air oxidized and burn out. Inert बोले तो noble gases are used insert for air। उसका आगे कुछ है, हाँ, बिकॉज दे डू नॉट readily react, so element remain interact for longer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं मैं कहाँ था, जस्ट वीडियोस ऑफ हो गया था। हाँ, तो ये वाला जो है आपका डिफाइन वोल्ट वाला, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पता नहीं ये हो आंसर इसका कहाँ छुप गया। तो ये आपको आज का एक तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर ऑफ द होमवर्क ऑफ द क्वेश्चन यही है कि आपको ये वाला डिफाइन वोल्ट का आंसर देना है आपके कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि रेनबो किस तरीके से फॉर्मेशन करता है। वैसे ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में वाला क्वेश्चन अब आ गया है। ठीक है, पता नहीं क्या हो, हाँ फाइनली आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है, पता नहीं आवाज़ डाउन हो रहा है। व्हाट इज़ द रेनबो, हाउ इज़ फॉर्म। ठीक है, रेनबो क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है आपसे बताना है। ठीक है, किसके कारण से होता है। तो द रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, को मालूम है, अपेयरिंग द स्काई आफ्टर रेन के बाद, जब बारिश होने के बाद आता है। इट काउजिंग डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, अ टीनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटा छोटा बारिश का बूंद होता है, प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। रेनबो ऑलवेज फ्रॉम डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट टाइप होता है। द वाटर ड्रॉपलेट वो एक्ट करता है कैसे, एक छोटा प्रिज्म जैसा। ये सब सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। दे रिफ्लेक्ट and disperse an incident sunlight, then reflected internally and finally reflected that again when come out in the raindrop due to the dispersion of light, internal reflection। ठीक है, कभी कभी internal reflection किसको बोलते हैं ये भी पूछ लेता है। डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। और ये आपसे सिंपल सा एक ये इसका डायग्राम भी बनाने बोला था, मैं वो क्वेश्चन में टाइप करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो लेके आया ना। ये अपना डायग्राम बना के दिखा देना है, सुंदर सा क्या बोलते हैं, काली काली आंखें, हाँ, तो वो बना के दिखा देना है थोड़ा सा। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत डायग्राम के साथ 5 नंबर वाला है तो तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा था लॉ लेवल डायग्राम बनाने बोला था इलेक्ट्रिक मोटर का, दोनों में से कोई एक बनाना था, बट मैंने दोनों का दोनों ही लेके आ गया है ना। तुमको ये क्या बोला था, लेवल डायग्राम करने इलेक्ट्रिक मोटर का और उसका फंक्शन, उसका प्रिंसिपल और उसका फंक्शन को थोड़ा बताने के लिए। ठीक है, अपना ये अपना किसका हो गया, डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का। तो तुम इसको याद रख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरेटर, दोनों में से कोई एक आपका पूछ लेगा, तो तुम इसको याद रख। तो 5 नंबर के लिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्ट एज अ करंट कैरिंग वायर placed in a magnetic field. When the loop which are prepared from this wire is placed in the magnetic field, two forces act on the wire। दो forces act करेगा, क्या क्या देख लेते हैं। एक होता है म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन और एंड परपेंडिकुलर टू वायर, दिस काउजेज द लूप टू करंट। और इसका क्या पूछा था आपसे, इसका पूछा था इसका फंक्शन, तो कुछ कुछ फंक्शन लिख लेना। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। इतना पॉइंट लिख करके आप इजीली 5 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, या फिर इससे और ज़्यादा आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको यहाँ पूछा था क्या, प्रिंसिपल पूछा था तो प्रिंसिपल, उसके बाद फंक्शन पूछा था तो फंक्शन। ठीक है, वर्किंग वगैरह अगर पूछता तो आपको वर्किंग वगैरह में जो कुछ लिखना पड़ता तो आप लिख सकते थे। और एज इट इज़ आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ और एडेड है। ठीक है, और यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री का 2 नंबर। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या क्या इंपॉर्टेंस, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ओजोन लेयर सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, किससे, हम लोग को डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज से। ठीक है, और करता है कोई भी चीज़ स्पेस से ना गिरे। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है अर्थ टेम्परेचर, और क्या करता है, कंट्रोल करता है एंटरिंग ऑफ लाइट इनटू द अर्थ। ठीक है, और ये सेव करता है लाइफ ऑन द अर्थ। ये कुछ कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपना इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ठीक,
पहला क्वेश्चन क्लियर केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड साल्ट में। लिटमस सॉल्यूशन एक टाइप ऑफ डाई होता है, ठीक है, एक इंडिकेटर बोल सकते हो आप एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का, ठीक है, चेक करने के लिए। इट इज नेचुरली पर्पल कलर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है तो इंडिकेट मतलब अपना लिटमस सॉल्यूशन पेपर किस कलर का था, तो पर्पल इन कलर, बट विद एसिडिक, अगर एसिड में डालिएगा तब क्या होगा, अगर यहाँ पे ये बात ध्यान रखना पर्पल कलर का होता है, बट लेकिन एसिड के वो कहाँ हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा। बेस में बोलिए तो वो ब्लू में टर्न हो जाएगा, ठीक है। ये अपना लिटमस का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एसिड बेस का कलर पूछने देता है आपका एग्जाम में, ठीक है, तो अब याद रखना पड़ेगा। बेस है तो किसमें ब्लू कलर में चेंज होता है, एसिड है तो रेड कलर में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ क्या है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसका फॉर्मूला NaHCO3, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन किसके लिए, बेकिंग सोडा के लिए, ड्रिंक्स के लिए, ब्रेड के लिए, केक वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक। चलो, ये अपना यूजर्स वगैरह ये सारे के सारे अगर नोट्स से आप अगर लिख सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी ऑलरेडी आंसर मेंशन है। अगर आपको आंसर में दिक्कत हो रहा है तो ये इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा आंसर मैंने ऑलरेडी चूज़ करके लिखा है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो उसी को याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हाँ, इंडस्ट्री लेवल में यूज होता है किसके लिए, इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड डाइजेस्टिव सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाई शुड कर्ड एंड सॉ सब्सटेंस नॉट कीप इन द ब्रास ऑफ कॉपर वेजल्स, ठीक है। अपना जो दही होता है या खट्टा सब्सटेंस होता है उसको हम लोग ब्रास या फिर कॉपर के बर्तन पे क्यों नहीं रखते हैं। बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि देखो कर्ड और जो सब्सटेंस होता है ये इसको हम लोग नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि कर्ड और जो खट्टा सब्सटेंस होता है दोनों एसिडिक होता है, ठीक है। एसिड कंबाइन विद मेटल तो वो क्या बना देगा आपको मालूम है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा। फिर व्हेन सोर्स ऑफ थिंग्स सच एज कर्ड हो गया स्टोर्ड इन अ ब्रास ऑफ कॉपर वेसल, लैक्टिक एसिड इन द कर्ड रिएक्ट किसके करेगा, मेटल के साथ, जो काउजिंग कोरिजन हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ टॉक्सिक साल्ट फॉर्म होगा दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन पता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन मतलब जो सेट का हम लोग कर रहे हैं उसी में एक बार आपसे सिंपल सा डेफिनेशन पूछा शॉप का 2 नंबर में, और 5 नंबर में आपसे दोनों का डिफरेंस पूछा, तो यानी दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक ज़रूर एक आज के जो मैं क्वेश्चन बना रहा था उससे एक आइडिया आया कि एक कंप्लीट आपका केमिस्ट्री का डिफरेंस वाला क्वेश्चन और कंप्लीट एक बायो में जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है करा दिया जाए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन लड़ेंगे उससे, बहुत, ठीक है। खास करके लाइफ प्रोसेस का यार इतना ज़्यादा लड़ेगा ना कि तुम थक जाओगे, ठीक है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से मैचिंग होगा। सोप और डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं। सोप क्या होता है, सोप इज सोडियम और पोटाशियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज अटैच टू द लॉन्ग एलिफेटिक चेन, ठीक है। उसके बाद सोप का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर सोप डिफाइन करने दिया, सोप क्या होता है, प्रोड्यूस यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट। सोप यूजुअली क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इजीली बायोडिग्रेडेबल होता है, और सोप टेक टाइम टू गेट डिजॉल्व इन वाटर, ये सोप का हो गया, ठीक है। सोप के बारे में आप ये वाला 2 नंबर में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। 2 नंबर में अगर पूछे, डिटर्जेंट में पूछे तब यहाँ तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आप सिंपल इसी तरीके से लिखना। और 5 नंबर में यही वाला पेपर में 5 नंबर ने पूछा है सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक। जैसे यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है, ठीक है। डिटर्जेंट का होता है यूजुअली सोडियम और पोटेशियम का होता है, ये साल्ट ऑफ अ लॉन्ग अल्काइल चेन दैट टर्मिनेट्स विद द सल्फोन ग्रुप, ठीक है, सल्फोनेट ग्रुप। उसका डिटर्जेंट यूजिंग करते हैं हम लोग सिंथेटिक रिसोर्सेज में, और ये कहता है डिग्रेड और बायोडिग्रेडेबल, और ये क्या कहता है, ये लेस टाइम पे खुल जाता है, सर्फ एक्सेल वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, और पानी में जल्दी खुलता है। ये डिफरेंस इसी तरीके से आपको लिखना है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग पाउडर के बारे में, तो ये इसी वही क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर मिक्सर ऑफ के सोडियम बाइकार्बोनेट अदर बायोकार्बोनेट्स एंड एसिड साल्ट्स। तो 2 नंबर में पूछा है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बेकिंग पाउडर सब क्या समझते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह भी लिख दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, यूजर्स भी लिख देना। उसके बाद है डिफाइन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या किसको बोलते हैं, ठीक है, द रिलेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड और आयन दैट कंपोज्ड ऑफ द सेम काइंड एंड नंबर ऑफ आयन डिफर फ्रॉम ईच अदर, उसको इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिंपल सा बोलना चाह रहा है, रिलेशन ऑफ 2 कंपाउंड, 2 और मोर कंपाउंड और आयन
आर कंपोज ऑफ सेम काइंड ऑफ नंबर ऑफ एटम, ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ द स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ एटम सिंपल सेम होगा, ऐसे याद रख सकते हो। स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, लेकिन नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके एक कोई शेप बन गया, ठीक है, 1 2 ये 3 ये 4, कुछ इस टाइप का शेप बना, तो मतलब अलग शेप बना, लेकिन नंबर ऑफ एटम तो सेम था ना, तो वही बोलना चाह रहा है आपसे, ये वाला क्वेश्चन आइसोमेरिज्म वाला, ठीक है। इसके टाइप्स वगैरह अभी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म के टाइप्स। उस नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं है, डरो मत, सिंपल सा आपसे पूछा था फोटोसिंथेसिस में, सारा का सारा लेके आ गया, आपको इतना याद होना चाहिए, कोई सा भी पूछ सकता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट मेक सिंथेसाइज फूड ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लाइट एनर्जी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। डिफाइन फोटोसिंथेसिस बोला था, आप यहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा की चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला वगैरह किस तरीके से बनता है, रिएक्शन पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं ये पूरा का पूरा स्लाइड ही लेके आ गया, लेकिन 2 नंबर में सिंपल से तुमसे फोटोसिंथेसिस पूछा था, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा तो तुमसे पूरा का पूरा पूछेगा कि उसका प्रोसेस बताओ, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है, ठीक है, और फॉर्मूला समेत बताओ, तो तुम बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम देख लेना, और इसका PDF तुम्हें कहाँ मिलेगा मैं आज बता देता हूँ। PDF तुम्हें मैं इसको अपलोड कर दूँगा, कहाँ पे, अपना गूगल ड्राइव के लिंक में, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का 2-2 नंबर में डेफिनेशन पूछा है, 2-2 नंबर में, एक ही पेपर, यही वाला पेपर में, इसलिए ये सारा का सारा तुमको याद होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 2 ये भी पूछा, ये भी पूछा, ये पूछा। न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, कन्वर्टिंग इट into smaller molecule which can be absorbed by the body, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोले तो खान पान। रेस्पिरेशन अपना क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड absorbed बाई द बॉडी, ठीक है, ये अपना रेस्पिरेशन हो गया। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन द प्रोसेस विच वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द बॉडी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, यानी हार्मफुल मेटाबॉलिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, उसको एक्सक्रीशन। ये 1 2 3 6 नंबर का क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट ऐसे सब्जेक्टिव में, और फोटोसिंथेसिस में लाइफ प्रोसेस में आता है, इससे भी वही क्वेश्चन, देखो इतना सारा क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल तुमसे 3 क्वेश्चन पूछा था, तुम ये सारा का सारा पढ़ के रख लेना, कोई भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो आर्टरी और वेन, मैं जब तुम्हें चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव करा रहा था, कुछ सब्जेक्ट का कराया है मैंने, ठीक है, उसमें मैंने बताया था आर्टरी और वेन के बारे में क्वेश्चन आता है। तो आर्टरी क्या होता है, जो कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट करता है, लेकिन वेन की बात करें तो वो कैरी करता है टुवर्ड द हार्ट। ये ब्लड अंडर हाई प्रेशर, ये ब्लड अंडर वेन में लो प्रेशर। थिक वॉल होता है, इसका थिन वॉल होता है, ये पल्स फ्लो करता है, इसमें स्मूथ फ्लो करता है, ठीक है। उसका नैरो ल्यूमेन होता है, किसका, आर्टरी का। वेन का कहता है लार्ज ल्यूमेन होता है। नो वाल्व होता है कहाँ, आर्टरी में, लेकिन वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे जो वेन में होता है ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये वेन और अपना जो आर्टरी का डिफरेंस पूछा, ये कौन सा चैप्टर से, लाइफ प्रोसेस है। देखो लाइफ प्रोसेस से बायो में तो कितना क्वेश्चन आया, तुम खुद देखो, पहला क्वेश्चन आया, ठीक है, ये भी लाइफ न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन, ये भी लाइफ प्रोसेस से मिला, ये आर्टरी वेन भी लाइफ प्रोसेस मिला, और रेस्पिरेशन कंबसन ये भी लाइफ प्रोसेस से। देखो लाइफ प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसीलिए इसको ऐड किया। रेस्पिरेशन की बात कर ले तो ये कहाँ होता है, लिविंग सेल में, और कंबशन कहाँ होता है, ठीक है, डज नॉट या कर नहीं कहता है क्या, लिविंग सेल में, ठीक है। ये कंट्रोलेबल प्रोसेस होता है, ये अनकंट्रोलेबल प्रोसेस होता है। एनर्जी रिलीज होता है स्टेप वाइज मिरर में, ये एनर्जी रिलीज होता है सिंगल स्टेप में, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेस देन 50% एनर्जी लिबरेट होता है हीट में, और ये ऑलमोस्ट द एनर्जी लिबरेट एज द हीट के फॉर्मेट में। ये कंबशन और रेस्पिरेशन का ये डिफरेंस था, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है यही पूछ लेता है, ठीक है, या फिर पूछ ले कंबशन, ये लेकिन फिलहाल डिफरेंस पूछा तो तुमको डिफरेंस तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्लांट हार्मोन, बोला था प्लांट हार्मोन बहुत बार आता है, और फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, एक डेफिनेशन याद होना चाहिए प्लांट हार्मोन के लिए, ठीक है। What is plant hormone? Plant needs sunlight, oxygen, water, mineral for their growth and development. These are the external factors. A part of these, there is a sub intrinsic factor होता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग क्या होता है, प्लांट हार्मोन। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, ये सब आपको एग्जाम्पल भी समेत लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये कितना नंबर में आया था, 5 नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन ये 2 नंबर में आया था और 2 नंबर में आया है, उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। और
ये भी ह्यूमन हार्ट भी आपका 5 नंबर में आया है। और ये वाला जो होता है, ये वाला तो लगभग एग्जाम में आपको मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछा था से होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं। मैंने एनालोगस भी लिख लिया ताकि अगर पूछे इस बार एनालोगस तो तुम उसका आंसर दे सको। ठीक है, दोनों याद रखो, कभी कभी डिफरेंस ही पूछ देता है। तो देखो होमोलोगस 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, इसको पहले कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। दे हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन अपना अगर बात करें तो और इसको ये परफॉर्म करता है क्या, डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ क्या सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, वो क्या हो गया होमोलोगस ऑर्गन। आपका इसमें आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। बोलेगा कि सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, ये कौन सा ऑर्गन है, तो होमोलोगस। एग्जाम्पल याद रख लेना होमोलोगस एनालोगस का। ठीक है, ये क्वाइट डिफरेंट होगा, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑर्गन में, ठीक है, ऑरिजिन में, लेकिन फंक्शन क्या कर रहेगा, सेम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे एनालोगस। ठीक, ये 2 डेफिनेशन आपको याद रखना विद एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ऐड करना भूल गया। और हार्ट का आपको सिंपल सा आपको डायग्राम बनाता, आपको डायग्राम वगैरह बनाने के लिए हार्ट का डायग्राम बना दो। ठीक है, उम्मीद करते हो तुम ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनाओगे, तो मुझे वो भी नहीं बना। और इसको थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना हार्ट वगैरह, एक आध 2 पॉइंट, लेकिन डिफाइन करना तो नहीं बोला था, सिंपल सा लेवल डायग्राम बोला था। डायग्राम कैसे बनाना है, पेंसिल से बनाना है, और जो लिखा हुआ है ठीक है इसको तुम पेन से ज़रूर लिखना। ठीक है, और पेंसिल लेके जाना साइंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक ना एक आएगा ही आएगा। ठीक है, एक ना एक आएगा ही आएगा। ठीक है, हार्ट हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कभी कभी ब्रेन का भी देता है, तो तुमको छोटा मोटा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह का तुमको देख के रखना होगा डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा था एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन डिफाइंड स्लो ग्रेजुअल कंटिन्यूस एंड इरिवर्सिबल चेंज थ्रू द प्रेजेंट डे एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स have descended from their simple pre-existing from past। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल ऑफ डार्विन थ्योरी, यहाँ पे देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है, द इंडिविजुअल्स हैव सीन पॉपुलेशन सो वेरिएशन। ठीक है, द वेरिएशन कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन लीड टू द जनरेशन मैनी ऑफ स्प्रिंग देन कैन सर्वाइव। और ये उनका 4 को हम लोग पढ़ रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मैनी ऑफ स्प्रिंग लीड करता है क्या, इंक्रीज द चांसेस ऑफ द more variation may be passed from the on to the next generation। ठीक है, the theory explained by the inheritance of character or traits in the next generation। there is no inform provide written related to the life of और origin of life। ठीक है, ये क्वेश्चन ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं जल्दी इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, और ये आपका 5 नंबर वाला भी कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें सही रहेगा। मैं जस्ट आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, काफ़ी लेट हो गया, वीडियो वगैरह अपलोड भी करना है। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा सिंपल सा गूगल ड्राइव के लिंक में। मतलब अभी खोजने मत चल जाना तुम लोग। ठीक है, थोड़ा सा लेट लगेगा, जैसे मैं इसको मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी फिर वीडियो अपलोड करना, फिर मेरा भी क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, तो मैं इसको फटाक से ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दिन को मैं शूट करता तो उसको और थोड़ा लंबा खींचता, लेकिन चलो यार इतना भी चलेगा। ठीक है, तुम इसका आंसर अपना पास तुम्हारे पास होगा, तुम उसका आंसर खुद से लिख सकते हो, या फिर अगर तुमको नहीं चाहिए उतना मेहनत नहीं करना तो इसी को याद कर लेना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके PYQ के क्वेश्चन से, तो उम्मीद करते हो तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो। इस टाइप का न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, और भी जिस टाइप का आएगा आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन तो छूटा नहीं, होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और कुछ तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं छूटा, हाँ, तो टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे। अब तो पढ़ रहे होंगे यार, पढ़ना तो पड़ेगा, न तो मोए मोए होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी को रोकने के लिए आज का हमारा एक वीडियो है जो काम होने वाला है। किस चीज़ का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उससे पहले, अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, ये लाइन तो आपको भी याद ही हो गया होगा, तो इस चैनल को सिंपल से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोस आए तुम तक पहले सबसे पहले पहुँचें। और मैं अब कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियोस अपलोड किया जाए और उसमें एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए और तुम उसको करो, ताकि तुम्हारा एक एक नंबर हर एक वीडियो से तुम्हें फ़ायदा मिले। मेरा यही मकसद रहता है, चाहे वो क्या बोलते हैं, क्विज़ वगैरह हो,
टेस्ट वगैरह हो। नेक्स्ट टेस्ट बहुत ही यूनिक होगा, एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा। 40 क्वेश्चंस का होगा। आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो जाके वोट दो, तुमको किस सब्जेक्ट का चाहिए या फिर दोनों चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, हमने उससे पहले ऑब्जेक्टिव इस चाबी जो हम लोग करेंगे, जिससे सब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, जिसमें आपको 5 नंबर 2 नंबर सब कुछ अभी मिलेगा। आज के वीडियो में कंप्लीट खबर करके आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। वीडियो चैनल को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने यार दोस्त जो भी है, जिनको इंग्लिश मीडियम है उनको शेयर करना, ठीक है। हिंदी मीडियम वगैरह को शेयर करके कोई फ़ायदा तो नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल का नाम वगैरह तो याद ही रख सकते हो। आज की वीडियो में देखो क्या क्या है। देखो सिंपल सा साइंस का क्वेश्चन, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुमने पहले ही लगाया, बहुत लोगों का अच्छा आया रिस्पॉन्स और बहुत लोगों ने आंसर भी दिया, तो तुम लोग देखा करो। अगर तुमने नहीं देखा ऑब्जेक्टिव तो जाके देख लेना, ठीक है। मैं आई बटन पे दे दूंगा, ठीक, जाके तुम देख लेना, या फिर मुझसे बोलना कि भैया लिंक दे दीजिए, मैं दे दूंगा, या फिर चैनल पे जाना, होम पेज पे जाना, तुमको देखने मिल जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट वीडियो, ओके। आज हम लोग करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से आता है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल जितना आपका आता है। इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन रहेगा। हमारे चैनल का नाम ही है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। चलिए फटाक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज से टोटल 17 पेजेस है। इधर कुछ है नहीं है, इधर कुछ नहीं है। चलो 1 से लेके स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, और ये जो नोट्स है मैंने उसी नोट्स का जो हमने नोट्स पढ़ा उसी से आंसर है। डायरेक्ट आप अगर नोट्स पढ़े होंगे उसमें सारा का सारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम बचाया। लेकिन क्वेश्चन आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपके पास नोट्स होगा, आप अपने ये मत करना कि अलग से क्वेश्चन आंसर वाला कॉपी बनाना। नोट्स अगर है तुम्हारे पास, सिंपल सा उस नोट्स पर तुम ऐसे टिक लगाते हुए चलना, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, बस। ज़्यादा का मतलब 5 जगह 10 जगह लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। वही तो जगह जहाँ पे आपका है नोट्स वगैरह, उसी पे टिक लगा के काम कीजिए, ठीक है। और एक बात, आप NCERT साइंस या हो या मैथ हो या अभी तो फिलहाल SST भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिलहाल के लिए एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, ठीक है। एक NCR सेशन होगा जिसमें आपको कंप्लीट कुछ करा दिया जाएगा। NCR सेशन है क्या वो लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल लेकिन आप NCERT का क्वेश्चन ज़रूर लगाना, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। आपसे इस तरह कैसे बनता है, आपको वो NCERT का वो एक तो टेबल याद होना चाहिए, वो 2 वाला टेबल बिल्कुल नहीं, ठीक है। कहाँ पर रखेंगे इमेज, कहाँ बनेगा, तो उसी से बस क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, वर्चुअल इमेज आपको थोड़ा बना के दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बना के मैंने दिखा दिया बहुत अच्छे से। तो कैसा बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज, कैसा बनेगा, पोजीशन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, साइज का होगा, इनलार्ज होगा, ऑन द बेसिस दिस पोजीशन दिस लेंस नॉन एज मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। और आपको सिंधु सर एक बार डायग्राम भी बना के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको बनाना था, किसके बोला, फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस कैसे हो सकता है कनकेव मिरर दे दे लेंस की जगह, हो सकता है कन्वेक्स की जगह कनकेव हो जाए, लेंस या मिरर कुछ भी देते, तो आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान दे के रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक। कहाँ कब कैसे कहाँ बनता है, पोजिशन नेचर वगैरह आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर उसी चैप्टर से क्वेश्चन है, सिंपल बहुत इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर कितना, 20 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ। अगर न्यूमेरिकल्स आएगा ना तो ये चैप्टर में इसी टाइप का आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। देखो कितना इजी है, ये तो अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। किसी वे में तुम लिखना, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप मत लिखना, तुम उतना भी मत लिखना, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा तुमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। जो दिया उसी को लिखो पहले। द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर R = 20 सेंटीमीटर लिखा। अब तुमको क्या चाहिए, फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ। तो तुम जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, R/2 रेडियस/2। रेडियस का वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, तो बस 20 को यहाँ पुट करो और 2 से डिवाइड करो, 2 10 जा खत्म। 10 सेंटीमीटर का अपना आ गया फोकल लेंथ। इसी टाइप का आएगा। या तो कभी कभी तुम्हें सिंपल से क्या दे देगा पता है, तुमको रेडियस निकालने दे देगा, रेडियस बता दो, ठीक है। और ज़्यादा एकदम बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। फोकल लेंथ तुम्हारा, मान लो फोकल लेंथ तुम्हारा दे दिया 10 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तुम लोग आंसर देना, ठीक है। अभी अगर फोकल लेंथ तुम्हारा दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुमको क्या बताना है, इस बार रेडियस बताना है। तब तुम कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा क्या, हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, F = R/2,
पढ़े हैं। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो ये जो मल्टीप्लाई है इधर 2 इधर आके मतलब डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू एफ कर दीजिएगा, एफ का वैल्यू कितना है 10 है, तो 2 इंटू 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप इधर उधर पलट करके निकाल सकते, कोई भी पूछ लेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई उधर जाके अपना डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, इतना तो मैथ आ ही जाता होगा, ठीक है। मैं तो बहुत दिन से मैथ यूज़ नहीं किया, ठीक है। मेरा मैथ था बट मैंने हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा मिरर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि कौन सा मिरर है, नेम द मिरर विच कैन फॉर्म करता है इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आपके देखो ऑब्जेक्टिव के लिए वो तो क्वेश्चन बन ही सकता है, साथ साथ में सब्जेक्टिव में पूछ लिया तो लिखेंगे कनकेव मिरर। लेकिन कनकेव लिखने से क्या काम चलेगा, नहीं। तो नाम लिख के थोड़ा सा लिखे कनकेव मिरर विच कैन फॉर्म इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सारा का सारा भी फिलहाल हम लोग 2 मार्क्स का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लिख लिया था मैंने। सिग्निफिकेंस बताओ यार सोलर एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी का तुम क्या क्या सिग्निफिकेंस बता सकते हो। आसपास में देखो, रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इकोनॉमिक है, बेनिफिट है, एनर्जी इंडिपेंडेंस है। ये कुछ 4 पॉइंट तुम्हें 2 नंबर के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है, बिल्कुल काफ़ी रहेगा। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी का याद करके रखना, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताया ना, तो देखो क्वेश्चन आया है, ठीक है। लाइट बताया था तुम्हें, देखो आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, ऐसे ही नहीं बता दिया, उसमें देखा कि किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अब आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी से ओम्स लॉ वगैरह, तुम इसको तो याद ही रख सकते हो। मैंने इधर मतलब कि ये वाला ना रात हो गया था, मतलब लिखते लिखते 2 बज गया था, मतलब खोजते क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करते करते, लेकिन फिर से मैं सुबह उठ के ये बनाया और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल क्वेश्चन अब टाइपिंग वाला मिलेगा। व्हाट इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से क्या समझते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट, ठीक है। वी इक्वल टू वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास नोट्स है उसमें ओम्स लॉ का डेफिनेशन चेंजेस है तो ऐसा मत करना, तुम ये तो याद कर लो। तुम्हारे पास जो है उसको याद करो, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत बार उसको रिवीजन किया हुआ है, फिर तुम चेंज करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो तुमने याद रखा उसी को याद रखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर याद करो, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देयरफॉर वी इक्वल टू आई आर आई होता है, आर यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। आर डिपेंड करता है किस पे, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे, ऑल्सो मटेरियल पे, और ऐसा यूनिट का होता है ओम होता है, ठीक है। ये कुछ इतना सारे बातें, उतना भी लिखने की ज़रूरी नहीं था, आप यहाँ तक भी लिख सकते थे, अब इक्वल टू आई आर भी लिख सकते थे, यहाँ तक भी लिख के काम कर सकते थे 2 नंबर के लिए, ठीक है। चलो अगर ज़्यादा बता दिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओम्स लॉ को अच्छे से डिफाइन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपका, डिफाइन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे, ग्रीन हरा भरा घास वाला घर को ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे, लेकिन गैस वाला नहीं। देखो यहाँ देखो, डिफाइन करना है आपको ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस एक गैस होता है जो एब्जॉर्ब करता है एंड इमिट करता है रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल infrared rays causing the greenhouse effect. The main gases are responsible for greenhouse effect. वो क्या है, फर्स्ट बिन मीथेन, उसके बाद जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मोस्ट क्वांटिटीज ऑफ द एटमोसफेयर, और सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग इन द एटमोसफेयर ड्यू टू द इंक्रीजिंग बर्निंग फॉसल फ्यूल। ये अपना डिफाइन ग्रीन हाउस गैस, ठीक। इससे और 1-2 क्वेश्चन पता कैसे बोलेगा। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा गैस आता है, सिंपल सा, तुमको यहाँ मीथेन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला और तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इंक्रीज कौन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको ऑब्जेक्टिव में ये 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है, कौन सा गैस आता है, ठीक है। ये अपना ग्रीन हाउस गैस में, ठीक। चलो उससे कैसे बचा जा सकता है ये सब वगैरह भी तुम थोड़ा बहुत इसको देखते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाई बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैस। अपना जो बल्ब होता है वो इनर्ट गैस से क्यों फिल्ड होता है, ठीक है। चलो कभी कभी ना जो आंसर में नाम जो है उसको दे देगा आपको, ठीक है, फिर बोलेगा वाई क्यों। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमने एनसीईआरटी में किया होगा। देर यहाँ देखो, द एलिमेंट ऑफ बल्ब हीटेड इन हाई टेम्परेचर एज दिस इज व्हाट काउजिंग ऑफ लाइट, द हाई लाइट इंक्रीज a chemical reaction. If bulb were left full of air, the element would quickly react with the oxygen and the air oxidized and burn out. Inert बोले तो noble gases are used insert for air. उसका आगे कुछ है, हाँ, बिकॉज दे डू नॉट रेडली रिएक्ट, सो एलिमेंट रिमेन इंट्रैक्ट फॉर लॉन्गर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं मैं कहाँ था, जस्ट वीडियोस ऑफ हो गया था।
हाँ, तो ये वाला जो है आपका डिफाइन वोल्ट वाला, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पता नहीं ये हो आंसर इसका कहाँ छुप गया। तो ये आपको आज का एक तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर ऑफ द होमवर्क ऑफ द क्वेश्चन यही है कि आपको ये वाला डिफाइन वोल्ट का आंसर देना है आपके कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि रेनबो किस तरीके से फॉर्मेशन करता है। वैसे ये तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में वाला क्वेश्चन अब आ गया है, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, फाइनली आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है, पता ना आवाज़ डाउन हो रहा है। व्हाट इज़ द रेनबो, हाउ इज़ फॉर्म, ठीक है। रेनबो क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है आपसे बताना है, ठीक है, किसके कारण से होता है। तो द रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, को मालूम है, अपेयरिंग द स्काई आफ्टर रेन, के बाद जब बारिश होने के बाद आता है। इट काउजिंग डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, अ टीनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटा छोटा बारिश का बूंद होता है प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। रेनबो ऑलवेज फॉर्म डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट टाइप होता है। द वाटर ड्रॉपलेट वो एक्ट करता है कैसे, एक छोटा प्रिज्म जैसे। ये सब सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। They reflect and disperse an incident sunlight, then reflected internally and finally reflected that again when come out in the raindrop due to the dispersion of light. Internal reflection, ठीक है, कभी कभी इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं ये भी पूछ लेता है। डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। और ये आपसे सिंपल सा एक ये इसका डायग्राम भी बनाने बोला था, मैं वो क्वेश्चन में टाइप करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो लेके आया ना। ये अपना डायग्राम बना के दिखा देना है, सुंदर सा क्या बोलते हैं, काली काली आंखें, हाँ, तो वो बना के दिखा देना है थोड़ा सा। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत डायग्राम के साथ 5 नंबर वाला है तो तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था लॉ लेवल डायग्राम बनाने बोला था इलेक्ट्रिक मोटर का, दोनों में से कोई एक बनाना था, बट मैंने दोनों का दोनों ही लेके आ गया है ना। तुमको ये क्या बोला था, लेवल डायग्राम करने इलेक्ट्रिक मोटर का और उसका फंक्शन, उसका प्रिंसिपल और उसका फंक्शन को थोड़ा बताने के लिए, ठीक है। अपना ये अपना किसका हो गया, डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का। तो तुम इसको याद रख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरेटर, दोनों में से कोई एक आपका पूछ लेगा, तो तुम इसको याद रख। तो 5 नंबर के लिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्ट एज अ करंट कैरिंग वायर